हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो और 17 फरवरी को आपका भी मैथ का पेपर है तो गलती से भी इस वीडियो को स्किप मत करना। हो सकता है आप फेल हो जाओ, क्योंकि मेरे पास है ये मैथ का वायरल पेपर जो कि 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो कोड क्या है एक बार देख लो। कोड है 20311। नोट देख लेते हैं एक बार। नोट क्या है, नोट देखना भी बहुत जरूरी है। Please check that this question paper contain 27 printed पेज। एक बार तो चेक कर लेना है कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 27 पेज है या नहीं है। ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन पेपर कोड गिवन ऑन राइट हैंड साइड of the question paper should be written on the title page answer book by the candidate। जो भी ये राइट थंब पे कोड लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर कोड, ये आपको अपने आंसर बुक में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर 3, एक बार ध्यान से देखोगे। प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन है, टोटल 38 क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है, 4 बोल रहा है प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर। जो भी सीरियल नंबर ऊपर आपने देखा ये आपको लिखना पड़ेगा। ये जो सीरियल नंबर आपने देखा ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्या बोला है, द क्वेश्चन इन द आंसर बुक, आंसर बुक में एट द गिवन प्लेस बिफोर अटेम्प्टिंग। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले ये सारे काम आपको करने हैं। नंबर 5 देखो, 15 मिनट हैज बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। आपको 15 मिनट मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। तो 10:15 पे आपको पेपर मिल जाएगा और 10:15 से लेके 10:30 तक आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना है और कोई भी आंसर बुक में आंसर वगैरह नहीं लिखना है इस टाइम। देखो पेपर के लिए जो टाइम है वो टाइम 3 आवर्स का है। 3 घंटे आपको पेपर के लिए मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, तो 80 मार्क्स होगा। और आज मैं आपको 80 में से 80 पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं, तो बने रहो इस वीडियो में। ये है आपका जनरल इंस्ट्रक्शन जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है इंस्ट्रक्शन, एक एक करके देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे बोला है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन को करना कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। ये क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड है। एक तो ए सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, ऐसे 5 पार्ट में ये डिवाइड है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 18 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 1 से लेके 18 क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 19 और 20 वाला जो क्वेश्चन होगा आपका वो असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। और सारे के सारे क्वेश्चन कितने नंबर के लिए होने हैं, 1 नंबर के लिए होने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, इन सेक्शन बी, सेक्शन बी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, इन और सारे के सारे क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे। पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है इन सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 31 तक होने वाले हैं, वेरी शॉर्ट वाले होने वाले हैं। और ये एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 मार्क्स का। ऐसे ही पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 में बोला है इन सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 32 टू 35 आर वेरी लॉन्ग आंसर। लॉन्ग वाले होंगे, ये सबसे लॉन्ग वाले यही होंगे अपने। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर के लिए होगा, तो 5 मार्क्स के लिए होगा। पॉइंट नंबर 7 की अगर बात करूं तो सेक्शन ई होगा, यही अपना लास्ट सेक्शन है। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, 36 से, और कहां तक होगा, 38 के। ये क्वेश्चन कौन से होंगे, तो केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन होंगे। इसमें इंटरनल चॉइस भी होगी, कितने, 2 मार्क्स के लिए। और एक क्वेश्चन कितने नंबर के लिए होगा, तो 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होगा। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 है देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। आपको किसी भी तरह के 38 में से चॉइस नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा आपको, इंटरनल चॉइस मिलेगी। ठीक है, हर क्वेश्चन के बीच आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। जैसे 2 क्वेश्चन इन सेक्शन बी, 2 क्वेश्चन चॉइस के मिलेंगे सेक्शन बी में। ऐसे ही 2 क्वेश्चन मिलेंगे चॉइस
के लिए आपको सेक्शन सी में, 2 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन डी में एंड 3 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन ई में। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, अगर किसी डायग्राम की जरूरत पड़ती है तो उसको आप नीट एंड क्लीन बनाओ। अगर पाई की रिक्वायरमेंट होती है तो पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7 रखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 10, यूज कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। तो आज हम इसका 80 आउट ऑफ 80 करने वाले हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे 80 के 80 मार्क्स आ जाए। तो देखो, सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए में जैसा कि हमने ऊपर ही देखा, क्या है, दिस सेक्शन हैज 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर के लिए होगा, 1 नंबर के लिए होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार देखो, द वैल्यू ऑफ एचसीएफ माइनस एलसीएम, इसकी वैल्यू बतानी है फॉर द 2 नंबर्स। वो 2 नंबर कौन से हैं, 3 और 5 है। ठीक है, 3 और 5 है। एक रफ पेज लेता हूं, फिर इसको समझाता हूं मैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दोनों नंबर का पहले तो मुझे एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो फटाफट इनके फैक्टर लिख लेता हूं। अब 3 का फैक्टर क्या होता है, 3 × 1। ऐसे ही 5 के फैक्टर लिखूंगा मैं, तो ये हो गया 5 × 1। ओके, अगर इसका एचसीएफ निकालूं मैं, एचसीएफ, तो एचसीएफ का मतलब है जो दोनों में कॉमन होगा वही मेरा एचसीएफ होगा, और दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम में जो कॉमन है वो तो लेना ही पड़ता है। ठीक है, और मैक्सिमम कॉमन वाला ले लो, पर जो नंबर कॉमन नहीं भी हैं उनको भी हमें यूज करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग में 3 और 5 दोनों को लिखूंगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 15। अब पूछा क्या है, एचसीएफ में से एलसीएम को माइनस करना है। एचसीएफ कितना आया मेरा, 1 आया, 1 लिख लिया। माइनस करना है, माइनस, एलसीएम कितना आया, 15। अगर 1 में से 15 को माइनस करूंगा तो 14 आ जाएगा और साइन लगेगा बड़े नंबर का। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इतना तुमको समझ में आ गया, तो ये तुम्हारे यहां से 1 नंबर हो गए पक्के। ऐसे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द नंबर 2 पावर n है, और n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर, कैन नॉट एंड विथ द डिजिट। ये जो डिजिट दी हुई है, मैं कोई भी नेचुरल नंबर लिख लूं, लास्ट में ये डिजिट नहीं आ सकती। क्रॉस चेक करता हूं, अगर 2 के पावर में 1 रख लूं तो 2 आ गया, मतलब ये तो नहीं हो सकता। ऐसे ही 2 के पावर अगर मैं 2 रख लूं तो लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 4 आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर मैं 2 के पावर 3 रख लूं तो 8 आ जाएगा, आ जाएगा ना। ऐसे ही लास्ट डिजिट 6 भी आ सकती है, 6 आंसर नहीं हो सकता। लेकिन मैं 2 के पावर चाहे जो भी रख लूं, लास्ट डिजिट 0 नहीं आ सकती, तो यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। अगर किसी को लग रहा हो कि सर 2 के पावर 0 रख लो 0 आ जाएगा, तो नहीं, इसकी वैल्यू 1 होती है। आपने पढ़ा होगा, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा कि 2 के पावर में कोई भी नेचुरल नंबर रख लूं, लास्ट डिजिट मेरी 0 नहीं हो सकती। ऐसे ही थर्ड करते हैं। थर्ड देखो क्या है, इफ 0,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, क्या है वो, 0,0 है। तो मुझे बताना है कि c की वैल्यू क्या होगी। जरा यहाँ ध्यान दो, ये क्या है, x1 है और ये y1 है, या फिर इसे x बोल सकता हूँ और मैं y बोल सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू पुट करता हूँ मैं, x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, c-1। अगर इसे सॉल्व करूं तो 0 + 0 होगा और ये हो गया c-1। -1 को दूसरी साइड अगर ट्रांसफर करूंगा तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 = c, 1 = c। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, c का, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले पिछली वीडियो जो मैंने पोस्ट की थी उसमें बहुत सारे बच्चों के अलग अलग कमेंट आए थे, तो उसके एक बार मैं आंसर तुमको दे देता हूं। देखो, पहला सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपका था, पहला कि आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि यही आएगा, आपको कैसे पता पता कि यही आएगा, आएगा। ये सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कि आपको कैसे पता कि यही आएगा। तो मैं बता दूं यार, मेरे एक बहुत ही करीबी जानने वाले हैं
जो कि वही काम करते हैं, तो उनसे मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि आएगा। ठीक है, उनसे मुझे इंफॉर्मेशन मिली है। देखो ऑफलाइन बैच में हम बहुत करा रहे हैं बच्चों के और अच्छे परसेंटेज भी आ रहे हैं। जरा तुम सोच के देखो, अगर नहीं पता लगती चीजें तो बच्चे 100% कैसे ले रहे हैं, 99% ले रहे हैं, ये सारे कैसे पॉसिबल हो पा रहे हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा था पेपर लीक। क्या सच में पेपर लीक होता है? पेपर लीक के बारे में तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन था कि पेपर लीक होता है क्या। तो इसके लिए तो तुम खुद ही समझदार हो यार। जरा ये बताओ, पता नहीं कितने ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम होंगे या बड़े बड़े बोर्ड्स पेपर कराते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, है ना। फिर यहाँ तो एक ये छोटी सी बात है लीक वाली बात, ठीक है। लीक वाली बात का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं से आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिल गई। अगर लीक नहीं होता पेपर तो सोच के देखो, बड़े बड़े इतने एग्जाम हो रहे हैं उसमें पेपर लीक हो जा रहे हैं, है ना। बड़े बड़े एग्जाम्स हो जा रहे हैं उसमें लीक हो जा रहे हैं पेपर, तो ये तो फिर भी एक छोटी सी चीज है। तो इस बारे में तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो तुम, ठीक है। इंफॉर्मेशन बस पक्की है। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, लास्ट, क्या गारंटी है, लास्ट जो आपने मुझसे पूछा है कि क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि यही आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या गारंटी है इसकी। तो मैं देखो आपको तर्क के साथ समझाता हूँ, डायरेक्ट हवा में बात नहीं करने वाला हूं मैं, ठीक है। सीबीएसई जो होती है ना, सीबीएसई सीबीएसई क्या करती है कि टोटल 5 सेट बनाती है पेपर, ठीक है। टोटल 5 सेट बनाती है। अब वो 5 सेट हो गए, ऐसे करके मैं कर लेता हूँ, ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, और ये थर्ड सेट हो गया, और ये फोर्थ सेट हो गया, और ये 5 सेट हो गया। अब इन 5 सेट्स के भी एक एक 3-3 सेक्शन सब सेट होते हैं। इसके 3 सबसेट, ये 3 सबसेट, ये 3 सबसेट, ठीक है। ये 3 सबसेट होते हैं। आई बात समझ में? ये 3 सबसेट होते हैं। अब पेपर बनाने से पहले सीबीएसई एक चीज को फॉलो करती है, 70% और 25%, है ना। अब 25% में क्या होता है, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आपने सुना होगा, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं यार पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कितने पीवाईक्यू? 8 से 10 ईयर का पीवाईक्यू कर लो। तो क्या 8 से 10 ईयर का पीवाईक्यू करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर तुम 8 से 10 साल का पीवाईक्यू पूरा का पूरा कर लो यार, तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, किसी ना किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो आया ही होगा। तो एग्जैक्टली वो कौन से पेपर से आया है 25%? एग्जैक्टली जैसे मैं अगर तुमको ये बोल दूं कि ये 10 क्वेश्चन है, तुम्हारा टेस्ट होना है, और इस 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मैं कंफर्म कंफर्म देने वाला हूं, सिर्फ 10 क्वेश्चन में से। कल तुम्हारा टेस्ट है, 10 क्वेश्चन, 10, ये 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन मैं तुमको दूंगा, अगर मैं ये बोलूं। तो अब बताओ कि तुम कितने क्वेश्चन पढ़ के आओगे? 10 के 10 पढ़ के आओगे, है ना। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें तो पता ही नहीं है ना भाई कि कौन से मैं दो दे दूंगा। ऐसा हो सकता है क्या कि मैं तुम वही 2 पढ़ के आ जाओ और मैं वो दे दूं? वो तो एक तरह से एक इत्तेफाक होगा, लेकिन रियल में यार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो सारे बच्चे पढ़ के आ जाए मैंने वही 2 दिया हो। तो तुम क्या करोगे, सारा का सारा पढ़ के जाओगे। अगर बोर्ड 25% पीवाईक्यू से बनाती है तो 8 से 10 साल का पीवाईक्यू तुम थोड़े पूरा पढ़ के जाओगे, बिल्कुल नहीं पढ़ के जाओगे। तुम तो ये ट्राई करोगे ना कि एक्चुअल में वो कौन से, किस ईयर के पेपर से पूछने वाला है, किस ईयर के। अगर तुम्हें ये बात पता लग जाए कि किस पेपर से वो पूछने वाला है तो तुम वही पढ़ के चले जाओगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यार वो चीज मेरे पास है कि वो एग्जैक्टली कौन से पेपर से पूछने वाला है। तो ये जो मैं करा रहा हूं, एक तो ये हो गया, और इसके बाद एक और पेपर से कराऊंगा मैं, कि वहीं से ये 25% तुम्हारे आने वाले, 2 पेपर से बनने वाले हैं। और इसकी इंफॉर्मेशन मुझे कैसे, तो मैं ये इसका जवाब मैंने दिया था कि अपने करीबी जानने वाले जो वहीं वर्किंग है, जिससे मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि इन्हीं 2 चीजों से ये बनने वाले हैं 25%। आई बात समझ में? तो अपना काम क्या है, वो 2 पेपर जो भी हैं, जो भी वो 2 प्रीवियस ईयर पेपर है, उनको पूरा खत्म करके जाना है, ताकि आ जाए तो अपन को छूट नहीं पाए। और उसके बाद आता है 75% वाली बात, उसके बाद आती है 75% वाली बात। तो 75% का मतलब मैंने बोला है कि सीबीएसई टोटल 5 सेट बनाता है, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट और 5 सेट। अब इन सेट के भी ये सबसेट होते हैं,
ये सब सेट होते हैं जिसको तुम कहते हो यार मेरे को सेट ए मिला था, मेरे को सेट बी मिला था, मेरे को सेट सी मिला था। ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। सब में ऐसे ही ए बी सी, इसमें भी ऐसे ही ए बी सी, इसमें भी ए बी सी ए बी सी, ऐसे ये सेट हो गए हर एक के। तो अब बाइलक क्या होता है, इन पांचों में से कौन सा सेट तुमको आना है, ये उनकी मीटिंग में डिसाइड होता है कि इस पांचों में से कौन सा सेट आएगा। मान लो 1 वाला आ गया, अब 1 वाले में भी क्या होगा, 1 वाले में भी क्या होगा कि तुम्हारे हिस्से में सेट ए आ सकता है, सेट बी आ सकता है, सेट सी आ सकता है। अब तुम्हारे दिमाग में, खुराफाती दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि तब तो यहां भी क्वेश्चन अलग अलग हो गए। नहीं, यहां क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सेम होता है। सेट ए में, बी में क्वेश्चन बिल्कुल सेम होता है, बस क्या होता है, इनका ऑर्डर चेंज होता है। ऑर्डर चेंज होता है, ऑर्डर का मतलब क्या है, नंबरिंग चेंज होता है, नंबरिंग चेंज होता है। ठीक है, नंबरिंग चेंज होता है और कोई भी चीज नहीं होती है। तो अपन का सबसे पहला टारगेट क्या है, ये तो पता लग गया कि यार इन्हीं पांचों में से कोई ना कोई एक आना है। तो अब मुझे बताओ कि पांचों में से कोई एक आएगा, तो अपना काम क्या है कि इन पांचों के पांचों को अच्छे से रेडी कर लेना है। अब वो पांचों मिलेंगे कहां से, यार वो पांचों की ही तो चीज मेरे पास है, वो पांच ही चीज मेरे पास है। और वो कहां से मेरे पास है, किस तरीके से, ये तुमको मैं पहले बता चुका हूं। देखो यार, यूट्यूब का एक अपना टर्म एंड कंडीशन है, सारी चीजें हम खुल के नहीं बता सकते, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम जरा सोच के देखो कि कैसे बच्चों के 100% आ रहे हैं, जरा सोच के देखो। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में तो बिल्कुल आ रहे हैं यार, धड़ल्ले से आ रहे हैं। मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, जरा सोच, तुम उस पर जरा सोचना। मैं जब 10th में था, 10th में यार देखो, आप मैंने भी ना 10th की, 10th के बाद 12th की, 12th के बाद इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग में तुम कॉलेज टॉपर बन के खुश हो जाते हो, और मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था अपने टाइम का, ठीक है। तो इतना जज करना बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं तुमको एक चीज बता, देखो मैं जब 10th में था तो उस टाइम इंटरनेट का जमाना नहीं था, इंटरनेट का जमाना बिल्कुल भी नहीं था। तो न्यूज़पेपर में क्या हुआ करता था, सैंपल पेपर आया करते थे, न्यूज़पेपर में सैंपल पेपर आया करते थे। तो सारे बच्चे उस सैंपल पेपर को रोज क्या करते थे, सॉल्व कर लिया करते थे, रोज सॉल्व कर लेते थे। और हम क्या थे यार, हम तो पढ़ने में इतने तेज हैं, इतनी अच्छी हमारी तैयारी है, रोज धड़ल्ले से अपना पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब लास्ट का पेपर होने से 3-4 दिन पहले उसका एक वैसे ही रोज की तरह न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में वो क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर था। और पेपर देने के बाद ये पता लगा कि उसने जो 5 से 7 सैंपल पेपर जो न्यूज़पेपर में आना शुरू हुए थे, उन्हीं में से एक पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट होके आ गया है, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट होके आ गया यार, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट। अब जब हमें ये बात पता लगी ना, मुझे भी यार, तो मैं बताऊं बहुत बुरा लगा था, दिल से यार बहुत बुरा लगा था, आज तक बुरा लगता है। काश मैंने भी वो कर लिया होता, तो आज मेरे पास ये पछतावे वाला काम नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, देखो 10th का पेपर तुम लाइफ में पूरी एक ही बार दे पाओगे, दोबारा देने का मौका मिलेगा, लेकिन तब जब तुम फेल हो जाओगे, जब तुम फेल हो जाओगे तभी तुम्हें दोबारा पेपर देने का मौका मिलेगा, है ना। 10th का पेपर एक ही बार देना है। तो अगर तुम फिर भी रिस्क लेके आगे बढ़ना चाहते हो तो ठीक है, मेरी तरह पछताते रहना यार कि वही है। तो इन्हीं सैंपल पेपर में से अब सोचो कि वो लीक हो कैसे गई। और आजकल क्या है, वो अब न्यूज़पेपर में नहीं आता, अब तो सारा इंटरनेट का जमाना हो गया है, तो वो सारी चीजें तो आती नहीं है। तो अब आगे तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम चाहो तो यहीं से वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, या तो फिर मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ये गारंटी है कि 100% इन 5 सेट में से एक सेट तुम्हारे पेपर में आएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। सारी चीजें खुल के नहीं बताई जाती यार, समझा करो थोड़ा सा, ठीक है। पब्लिकली सारी चीजें नहीं बताई जाती, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो 100%, 99% आ कैसे रहे हैं, ठीक है। तो यार चलो, अगर तुम कंटिन्यू कर रहे हो तो वेल एंड गुड है यार, साथ बने रहो, मजा आएगा। नंबर्स तुम्हारे इतने अच्छे आएंगे कि प्राउडली तुम किसी से बोलोगे यार मेरे मैथ में 100 में 100 आ गए। और मेरे पास ऐसे ही मैथ का नहीं, साइंस का भी है, साइंस का भी है, मैं साइंस के भी तुमको दूंगा, साइंस के भी। मैं ट्राई कर रहा हूँ हिंदी का, लेकिन थोड़ी सी भी छुट्टियां वगैरह चल रही है ठंडी की वजह से, तो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आगे मेरे साथ कंटिन्यू करना या नहीं करना ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सारी बात ट्रस्ट वाली है, एग्जाम के साथ रिस्क लेना नहीं लेना देख लो, मैंने तो तुमको बता दिया है। एक बार ऐसा न्यूज़पेपर में मेरे साथ हुआ है,
मैंने बताया ना कि यार 7-8 सैंपल पेपर आए थे और उन्हीं में से कॉपी पेस्ट होके आ गया था। बाकी चलो आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। अब रियल और इक्वल रूट होते क्या हैं? जब d की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तीन चीजें थी हमारे पास, d इज इक्वल टू 0 और एक था d इज ग्रेटर देन 0 और एक था d इज लेस देन 0। d इक्वल टू 0 में क्या था? 2 इक्वल रूट। अब d अगर 0 से बड़ा हो तो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू था, डिस्टिंक्ट वैल्यू है ना। अगर d की वैल्यू 0 से कम हो तो 0 से कम का मतलब क्या है? माइनस। अगर कोई वैल्यू माइनस में आ रही है d की वैल्यू तो इसको हम बोलते थे डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट पॉसिबल बोल के आगे बढ़ते थे। यही था, नॉट पॉसिबल बोल के हम क्या करते थे? आगे बढ़ते थे। और जब भी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो d इज इक्वल टू 0 यानी 2 इक्वल रूट्स दिया होगा। तो इसको एक रफ पेज पे मैं सॉल्व करके बताता हूं कि वैल्यू फाइंड कैसे करना है। जरा देखो क्या बोला हुआ है एक बार। पहले तो इसे कंपेयर कर लेता हूं मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ऐसे मुझे ए की वैल्यू क्या मिल गई? ए मिल गई। बी की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू देखो सामने 3 मिल गई। ऐसे ही सी की वैल्यू क्या मिल गई? मुझे 1 मिल गई। अब अपना जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला रखना है और इसको सॉल्व कर लेना है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d की वैल्यू 2 इक्वल रूट बोला है तो d की वैल्यू इस केस में 0 होनी चाहिए। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो b की वैल्यू हो गई 3, तो 3 का कर दूंगा स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू क्या है? a है तो इसको a रखूंगा, मल्टीप्लाई में c की वैल्यू 1 है, ये 0 है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 4 1 जा 4 होगा और a का मल्टीप्लाई होगा तो a आ गया। अब a की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस का है, दूसरी साइड ट्रांसफर करता हूं मैं। आप 9 को भी कर सकते थे पर माइनस वाले को ट्रांसफर करना ज्यादा सेफ है क्योंकि प्लस हो जाएगा, बाद में साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 4a इज इक्वल टू 9, मुझे a की वैल्यू निकालनी थी। a क्या है? 4 क्या है? मल्टीप्लाई में दूसरी साइड ट्रांसफर करूंगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो a की वैल्यू आती है 9/4 और ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है इनमें से। तो मेरे पास जो ऑप्शन है 9/4 ये है ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 9/4। अगर एजुकेशन के बारे में मेरे सोच रहे हो क्या है, तो यार बीटेक होल्डर हूं मैं भी, ठीक है, और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से हूं, एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम पास करके। ठीक है, आगे देखो, टेंशन मत लो, तुमको एक इंजीनियर पढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसमें हम कोई भी ना, पता है, डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते। अगर आपने सोचा कि ये स्क्वायर है तो यार हो गया क्वाड्रेटिक, यहाँ क्यूब है तो ये नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर है तो हो गया, नहीं नहीं, कई बार गलती हो जाती है, ऐसे मिस्टेक हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करके इसको देखना ही पड़ेगा, सबसे अच्छा तरीका है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं बताऊंगा डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। जैसे ये वाले क्वेश्चन भी मैं डायरेक्ट बता सकता था पर यहाँ के लिए जरूरी नहीं है, सेक्शन बी में मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैसे करना है। जैसे अभी यहाँ देखो, इसको चेक करता हूं मैं, तो पहले यहाँ लिख लूंगा मैं, ये x का स्क्वायर है इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, और एक बार ना तुम सब ये बताना कि कहाँ तक मेरी वीडियो पहुंची है, कहाँ कहाँ से तुम लोग वीडियो देख रहे हो यार, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना है एक बार। और मैं लाइव आने का भी सोच रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ और करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर वर्किंग हूँ यार, बहुत काम चल रहा है उसके ऊपर, मैंने अपनी डिपार्टमेंट में काम दिया है कि काम करने के लिए। तो तुम बताओ लाइव किस टाइम आ सकता हूँ मैं, मॉर्निंग टाइम ठीक है या इवनिंग टाइम ठीक है? और टाइम भी जरूर बताना। तो मुझे कमेंट में 2 चीज आप बताना कि आप कहाँ से हो, आप मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है और आप किस टाइम में चाहते हो कि मैं लाइव आऊं। और बहुत बहुत थैंक यू, मेरे 50 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, थैंक यू सो मच यार सबको। जब ऐसा होता है तो बड़ी मेहनत करने का मन करता है आपके लिए, और इतनी मैं कह रहा हूँ ना, साथ बने रहो, प्राउडली कहोगे यार सर नंबर आए हैं, मजा आ गया। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां मेरे पास a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है।
ओपन करता हूँ फॉर्मूले पे, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए मतलब एक्स, बी मतलब 1, तो ये हो गया 1। अभी तक कुछ नहीं पड़ा है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ध्यान रखना। अगर अभी तक कुछ नहीं पड़ा है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम्हारे पास बहुत मौका है, बिगड़ जाओ या खुद को बना लो। पास और फेल इसी मंथ में डिसाइड होता है। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब यहां जरा देखो एक बार, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही होता है, कोई साइन नहीं। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और अगर दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट ही नहीं बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 2x। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है क्या यार? बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या थी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक स्क्वायर वाला पार्ट हो, है ना। क्वाड का मतलब 2, क्वाड्रेटिक का मतलब स्क्वायर वाला पार्ट हो, और यहाँ तो है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन नंबर 1 तो हो ही नहीं सकता। जरा बी वाले को चेक करता हूं, इधर क्या बोला है, साफ साफ मल्टीप्लाई कर लूंगा। एक्स का मल्टीप्लाई एक बार एक्स के साथ होगा तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, प्लस है तो प्लस का 2x। अब x का दोनों के साथ हो गया तो अब 1 का होगा, तो -1 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो -x, और -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो -2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। जरा सॉल्व करते हैं इसको, ये x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये प्लस का 2x है, यहाँ भी 2x है, तो इसे हो जाना चाहिए कैंसल। ओके, ये तो कैंसल हो गया, माइनस का x बचा, ये कैंसिल कैसे हुआ, तो ये प्लस का 2x था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा ना। और ये माइनस का 2 है और ये प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन लगेगा बड़े नंबर का, ये हो गया 3 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल यार, स्क्वायर वाला पार्ट आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बी और सी जो है, बी एंड सी 0 हो सकते हैं, पर ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो स्क्वायर वाला पार्ट आ गया, तो ये अपना क्वाड्रेटिक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो अब ऑप्शन नंबर सी और डी को चेक करने की कोई भी नीड नहीं है, इतना ही हो गया करेक्ट इसका सॉल्यूशन। ऐसे करते हैं हम यार क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस बोल रहा है। अब अगर ओरिजिन से बोल रहा है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा ओरिजिन का, 0,0। साइड क्वेश्चन यहां से एक और पूछ लेता है तुमसे। अब वो साइड क्वेश्चन क्या है, तो ये ध्यान दो, 0 को हम बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर दोनों को साथ में बोलना हो मुझे तो दोनों को मैं बोलता हूं कोऑर्डिनेट। क्या बोलूंगा, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बोलूंगा। अब पूछा क्या अपने को, डिस्टेंस बोल रहा है ओरिजिन से, तो इसको भी एक रफ पेज लेता हूं और फटाफट सॉल्व करके बताता हूं। देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला, पहले तो कोऑर्डिनेट क्या बोला है, एक बोल रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लो ना, दिख नहीं रहा है, चलो ऊपर कर लेता हूं, ये हो गया थोड़ा सा ऊपर। कहां से बोल रहा है ये, 0,0 ओरिजिन से कहां तक, 2,3 तक निकालना है। फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक चीज यहां बता दूं, अगर आप x1 माइनस x2 लिखते हो या y1 माइनस y2 लिखते हो, नोट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास करो, ठीक है। तो इसको करता हूं मैं x1, इसे करता हूं y1, इसे करता हूं x2 और इसे करता हूं y2। ओके, वैल्यू पुट करता हूं यार, वैल्यू देखो, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है अपना 3 है, तो ये हो गया 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करूंगा इसको, तो 2 में से 0 गया तो 2 आएगा, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 में से 3, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, और ऐड करेंगे तो आ जाएगा रूट में 13।
ये जहां भी दिख जाए यही अपना आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है ये? ऑप्शन नंबर डी। एक काम करो तुम लोग भी ना कॉपी और पेन अपने साथ लेके बैठो, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, ठीक है? कॉपी और पेन अपने साथ लेके बैठो और साथ के साथ इसको सॉल्व करके देखो, और एक कॉपी बना लो, एक नोटबुक बना लो, ये सारे क्वेश्चन को एक जगह कहीं लिख लो, क्योंकि रिवाइज भी तो करना है ना। बिना रिवाइज किए कैसे होगा? तो एक अपनी नोटबुक बना लो, तुम एक नोटबुक बना लो और ये सारे क्वेश्चन को वन बाय वन लिखते जाओ और सॉल्व कर करके देखो एक बार, ठीक है? बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स, एक मिड पॉइंट ज्वाइन करता है किसको? 1,3 को और 1,-3 को, तो वो किस लाइन पे होगा? जैसे ये एक्सिस होती है ना अपनी, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस, ऐसे इसको वाई नोट बोलते हैं, वाई नोट बोलते हैं और इसको एक्स नोट बोलते हैं। हालांकि हम एक्स डैश भी पढ़ते हैं पर सीबीएसई में हम नोट ही बोलते हैं इसको। तो ये कौन सी लाइन के ऊपर है? एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में? ये अपन को बताना है। और करते कैसे हैं इसको? तो देखो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं मैं। करेगो कैसे? मिड पॉइंट वाली बात आई है, तो मिड पॉइंट वाली बात आई है तो इसको आप कर लो x1 y1 x2 y2। ओके, अब मिड पॉइंट वाली बात आई है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? तो इसको तुम बोलोगे सर ये तो हमें याद है, x के लिए होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y के लिए होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। वैल्यू पुट करता हूं, x1 कितना है 1, x2 कितना है 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन में 2। ऐसे ही y के लिए करूंगा, क्या हो गया? y 3 है और ये हो गया -3, ये हो गया 3 और ये माइनस का 3 अपॉन में 2। यहां देखो कितनी वैल्यू आ गई? 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट करूंगा तो x की वैल्यू आ गई 1। यहां करूंगा तो ऊपर क्या हो गया? 0 और ये हो गया 2, और क्या आएगा? 0 आएगा। सवाल ये यार कई बच्चों को कंफ्यूजन 0 कैसे आता है? तो 2 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक 0 ना आ जाए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, चाहे जितनी बार पढ़ते रहो 0 कभी आ ही नहीं सकता। तो कैसे पढ़ूंगा मैं? 2 0 जा 0, इसलिए 0। तो अब यहां नोटिस करो y तो 0 हो गया, मतलब लाई y पे तो नहीं करेगा, किस पे लाई करेगा? x एक्सिस पे लाई करेगा। y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू कुछ ना कुछ आई है, तो x पे ये लाई करेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट। और यहां तक तुमने क्या कर लिया है? पूरे के पूरे 7 नंबर अपने पक्के कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इन द गिवन फिगर, फिगर दिया हुआ है DE पैरेलल टू BC। ये जो DE है ना, ये जो DE है ये BC के पैरेलल है। चलो जी, इतनी बात तो आ गई समझ में कि ये पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो तुम्हें ट्रायंगल चैप्टर में कुछ याद आ रहा होगा कि सर अगर ये दोनों पैरेलल हो गई तो मैं लिख सकता हूं AD अपॉन में DB, ठीक है? पहला ही क्वेश्चन है, ट्रायंगल चैप्टर अगर ओपन करो तो 7.1 एक्सरसाइज 7.1 का ये क्वेश्चन है। जाके चेक करना है एक बार 7.1 में, पुरानी बुक तो 7.1 में था, अगर नई बुक है तो 7.2 में हो सकता है, जाके चेक करना। ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम तो ये क्वेश्चन नहीं है पर ऐसा सा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा सा ही। ऐसे दो ट्रायंगल बने होंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ? AD अपॉन DB। यहां लिखूंगा AE अपॉन इक्वल होगा ये किसके? AE अपॉन EC। यही एक और साइड क्वेश्चन समझो, अगर ये पैरेलल है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर मुझे बोले कि इसको पैरेलल प्रूफ करके बताओ तो मैं ये रेशियो लिख के बोलूंगा, अगर ये रेशियो इस फॉर्म में है, अगर इनका रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ये पैरेलल भी है। याद रखना ये, ठीक है? सीबीएसई ऐसे ही कभी कई बार घुमा फिरा के पूछ लेता है कि अगर इनका रेशियो इसका रेशियो इनके बराबर है तो पैरेलल होगा, अगर पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा। तो इस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। अब पूछा क्या है मुझसे? AC की लेंथ, A से लेके C तक की लेंथ। तो यहां बताओ जरा मुझे AC की लेंथ होगी क्या? AC की लेंथ होगी क्या? तुम बोलोगे सर AE को और EC को प्लस कर लो, AE को और EC को प्लस कर लो, यही अपनी AC की लेंथ होगी। वैल्यू पुट करता हूं यार, यहाँ AD की लेंथ कितनी है? 1.5, तो AD लिख लेता हूं मैं। AD की वैल्यू क्या है? 1.5,
तो यहाँ मैंने लिख लिया जी AD की वैल्यू है 1.5, DB कितना है 3 है, यहाँ लिख लो 3 इज इक्वल टू AE को AE लिख लो आप, AE तो पता ही नहीं है अपन को, EC कितना है 2, क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 1.5 में होगा तो ये बन जाएगा 3, ठीक है 15 टू जा 30 और 3.0 हो जाएगा जिसको मैंने 3 लिखा, और यहाँ हो गया 3AE, 3 मल्टीप्लाई में AE, मुझे AE फाइंड करना है क्योंकि EC तो मुझे पता ही है, अगर AC मुझे निकालना है तो ये EC तो 2 पता ही है, A निकाल लूंगा तो बात बन जाएगी। यहाँ देखो 3 1 जा 3 मतलब इसकी वैल्यू AE की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ AE की वैल्यू रखूंगा और मुझे मिल जाएगा AC की वैल्यू ये हो गई 3। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ भी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, क्वेश्चन आया समझ में ये। आ जाओ ऐसे ही हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, अ टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल विल बी इंटरसेक्ट द लार्जर सर्कल। मुझे पता है क्वेश्चन पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो बोल क्या रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें खुद पता है, तुम देखना खुद ही बताना तुम इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखना क्या बोला है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जैसे ये एक सर्कल हो गया, उसका एक सेंटर हो गया, है ना, ऐसे ही एक दूसरा सर्कल मैंने बना लिया जिसका सेंटर भी यही है, तो जब दो सर्कल या दो से ज्यादा सर्कल बने और उनका सेंटर एक ही हो तो ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं यार कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब बोल रहा है कि अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं स्मॉलर सर्कल से, तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया एक स्मॉलर सर्कल से, तो बड़े वाले सर्कल पे ये कहां इंटरसेक्ट करेगा, कितने पॉइंट पे, जरा बताना कितने पॉइंट पे कर रहा है ये। बिल्कुल सही यार, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इतना आसान क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट। आ रही है समझ में चीजें, ठीक है, करते चलो, साथ बने रहो, मजा आएगा, नंबर बहुत अच्छे आएंगे, भरोसा रखो मुझ पे थोड़ा सा, क्योंकि सारी चीजें हम बता नहीं सकते खुल के ना, जितना करा रहा हूं बस करते जाओ। ऐसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ 2 10 60 1 माइनस 10 स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी। तो जरा इसको सॉल्व करता हूं, मैं वैल्यू ही पुट कर लेता हूं, 2 है 2 को 2 लिखा, 10 60 की वैल्यू होती कितनी है, तो बोलो सर √3 होती है, तो यहां मैंने लिख लिया 10 60 की वैल्यू हो गई। आगे क्या बोल रहा है 1 1 लिखा, माइनस 10 स्क्वायर 60 और 10 60 की वैल्यू √3 होती है, स्क्वायर करने के लिए बोला है तो मैं कर दूंगा इसका स्क्वायर। सॉल्व करता हूं इसे, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई में √3, यहां तो कुछ होने से नहीं रहा, यहां तो कुछ नहीं होगा, यहां सॉल्व करूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 1 माइनस 3, ओके, तो ये हो गया 2 अंडर रूट में 3 अपॉन में क्या आ गया -2, माइनस का साइन लगेगा, 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, तो आ क्या रहा है जरा यहां देखो, यहां लिखता हूं मैं, ऊपर है √3 नीचे माइनस का 1, तो माइनस हटाने के लिए माइनस नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी माइनस का मल्टीप्लाई नीचे भी माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस का √3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, तो 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्या हो जाता है अपना -√3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर यहाँ देखो किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ये 2 है, 2 को मैं 2 लिखूं या 2/1 लिखूं एक ही बात है, क्योंकि 1 से 2 को डिवाइड करूंगा फिर भी 2 ही आना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, आ जाओ ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और हाँ, क्वेश्चन पे नोटबुक लेके बैठना साथ में, साथ के साथ लिखते चलो, ठीक है, टाइम कम है तुम्हारे पास, तो सोचो मत, जैसा बोल रहा हूं वैसा करते चलो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का अपने को, ठीक है। यहां देखो साइन स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर ए, फिर प्लस है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी बताना है। तो हमें तो यार ये फॉर्मूला ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, रटा रटाया फॉर्मूला है 1 होता है, ऐसे ही सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है। इसका जरा देखो, इसका केस अलग है, ये तो फॉर्मूला है ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला किस फॉर्म में था, फॉर्मूला तो था कोसेक स्क्वायर ए माइनस, मैंने ए के फॉर्म में लिखा, ये थीटा होता है, हमने थीटा के फॉर्म में याद किया हुआ होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। अगर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 होता है
तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो यहाँ पहले से क्या है, माइनस है, तो माइनस, और ये हो गया इसकी वैल्यू -1। तो 1 + 1 तो 2 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 1, और दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर हो गया 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना करेक्ट। आ गई बात समझ में? आ जाओ ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखो एक बार। क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड चेंज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। तो क्या होगा, शॉर्टर होगा, लॉन्गर होगा, डबल होगा, रिमेन सेम होगा, क्या शैडो। तो इनके दोनों के बीच ना एक रिलेशन होता है, याद रखना। अगर सन का अल्टीट्यूड, मैंने लिखा अगर सन का अल्टीट्यूड है, ठीक है, सन का अल्टीट्यूड अगर बढ़ रहा है तो उस जिसका भी शैडो पूछा है, लेंथ ऑफ शैडो टावर की, तो शैडो जो होगा, शैडो जो होता है वो क्या होगा, कम होगा। यहाँ मेरे केस में क्या हो रहा है, देखो 30 है, 30 से कहाँ जा रहा है, 60 है, मतलब ये बढ़ रहा है, तो शैडो की लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो पहले तो डबल तो हो ही नहीं सकती, लॉन्गर हो ही नहीं सकती है, सेम होगी नहीं, शॉर्टर वाला अपना क्या हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शॉर्टर वाला। ये याद रखना है, इनके बीच जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल का है। रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल का। जैसे सन हो गया, रेसिप्रोकल 1 / शैडो लेंथ, शैडो शैडो लेंथ, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है। अगर इस अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, दोनों में रिलेशन जो होता है वो रेसिप्रोकल का होता है। तो यहाँ ये बढ़ रहा है तो ये क्या, लेंथ ऑफ शैडो क्या होगी, कम होगी। ऐसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर सैडेड रीजन रिप्रेजेंट। ये जो सैडेड रीजन है इसको क्या बोलते हैं, सैडेड रीजन। तो देखो यार, इसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। छोटा है, ये छोटा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, माइनर सेक्टर लिखा है, ये नहीं होगा। मेजर सेक्टर, ये भी नहीं होगा। मेजर सेगमेंट, ये भी नहीं होगा। माइनर सेक्टर सेगमेंट, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो बड़ा पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर से, मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसे हम, मेजर सेगमेंट। अगर सेक्टर वाली बात है तो देखो, ऐसे अगर कोई चीज पिज्जा स्लाइस में कट हो ट्रायंगल शेप में, तो इसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है, इसे बोलेंगे माइनर सेक्टर, और इसे बोलेंगे हम मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। आई बात समझ में? आ जाओ ऐसे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्या है, एक बार देखो। द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस आर है। क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे ये एक सर्कल है, सर्कल को अगर इस तरह में डिवाइड कर दूं तो 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट हो रहे हैं। तो एक की रेडियस बोला है कि ये रेडियस एक की आर है, तो एक का पेरीमीटर क्या होगा, किसी एक का पेरीमीटर क्या होगा। तो ये तो फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको लर्न होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है, तो पाई r अपॉन में 2 + 2r, ये तो फॉर्मूला है। और ये ऑप्शन कौन सा है, नहीं 1/4 है, नहीं होगा। डी, यस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट। ऐसे ही करते हैं हम 15। 15 क्या है, देखो 15 क्या बोल रहा है, 15 देखो क्या बोल रहा है। अ कोन ऑफ अ सिलेंडर हैव सेम बेस। एक कोन है और एक सिलेंडर है जिसका बेस का रेडियस क्या है, सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो उनकी हाइट का रेशियो क्या होगा, उनकी हाइट का रेशियो क्या होगा। इसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूं और इसके बाद एक डायरेक्ट ट्रिक भी बताता हूं कैसे होगा। देखो, इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर कर लिया ताकि तुम्हें साफ साफ दिखाई दे। देखो डायरेक्ट करने का तरीका क्या था, पहले तो ये समझो, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर पाई r स्क्वायर h, और उसने बोला है कि पाई r स्क्वायर सेम है, तो इनडायरेक्टली ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 1/3 बचा
और यहाँ h बचा और h का ही रेशियो पूछ रहा है तो यहाँ मैं 1 ले लेता हूँ और 1/3 को मैं सिर्फ क्या ले लूंगा 3। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 1:3:1। ये तो डायरेक्ट तरीका है करने का, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो। अब सॉल्यूशन कैसे करोगे इसका एक बार देखो, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा, बट इसको सॉल्व कैसे करोगे एक बार उसे भी देख लो। सॉल्व कैसे करना है एक बार यहाँ समझो। यहाँ मैं लिखता हूँ कोन वाला पार्ट और यहाँ लिखता हूं मैं सिलेंडर वाला पार्ट, सिलेंडर वाला पार्ट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन की बात हुई है, वॉल्यूम की बात हुई है, वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है तो तुम बोलोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर एच के लिए मैं सॉल्व करूं, एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये मल्टीप्लाई में पहले डिवाइड में हो जाएंगे, तो वॉल्यूम अपॉन में पाई आर स्क्वायर हो गया। ये क्या है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में, पर ये आपस में क्या है डिवाइड में, तो ये रेसिप्रोकल होके जाएगा, तो 3 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। ये तो h की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये 1 है, ध्यान देना। ऐसी सिलेंडर का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, सिलेंडर का, तो तुम बोलोगे सर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर h के लिए निकालूं तो वॉल्यूम हो गया पाई आर का स्क्वायर अपॉन में h। और एक बात का ध्यान रखना, दोनों का रेडियस और वॉल्यूम सेम है, रेडियस और वॉल्यूम की वैल्यू सेम है। पूछा किसका है, पहले कोन का, तो पहले कोन वाले को ऊपर लिखता हूं मैं, यहाँ h कोन लिख लेता हूं। 2 रेशियो किसका, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो h सिलेंडर कर लेता हूं, यहां मैं सिलेंडर कर लिया। तो कोन वाले का पहले लिखूंगा, ये है 3 वॉल्यूम अपॉन में 1 का तो कोई मतलब नहीं है, पाई आर का स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम अपॉन में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम गया, क्या बचा 3 अपॉन में 1, और इसे ही तुम बोल सकते हो 3:1। ये हो गया पूरा सॉल्यूशन के साथ। आई बात समझ में, आ जाओ। हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 16 है, इन द फॉर्मूला ऑफ मोड, मोड का फॉर्मूला दिया हुआ है, गिवन बाय, ये मोड का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, ये टोटल मोड का फॉर्मूला दे दिया और पूछ रहा है कि F1, इस फॉर्मूले में F1 जो है वो किसको डिनोट करता है, तो F1 जो डिनोट करता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास को F1 बताता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल को कौन डिस्क्राइब करता है, ये भी साथ के साथ देख लो, तो इसको करता है F0, ठीक है, इसको करता है F0। सक्सीडिंग वाले को, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग को कौन करता है सॉरी बोलते बोलते ना, सक्सीडिंग को कौन करता है F2। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है CF। तो F1 बोले तो F1 के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग बोले तो F0 होता है, अगर सक्सीडिंग वाला बोले तो F2 कर लो, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है CF। आई बात समझ में। ऐसे करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, मीन इक्वल टू मीडियन, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, ए के इक्वल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड, तो मोड की वैल्यू क्या होगी, तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा एक इसके लिए, बिना फॉर्मूले के नहीं हो पाएगा, होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड, सॉरी मीन है ना, मीन, तो ये फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मीडियन और मीन की वैल्यू दोनों की क्या है, ए है, तो यहाँ हो गया 3 मल्टीप्लाई में ए, तो ये हो गया 3a, माइनस 2 मल्टीप्लाई में ए, तो 2a। जरा बताओ 3a में से 2a माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, a। तो मोड की वैल्यू क्या हो गई, मोड की वैल्यू क्या हो गई, a कहाँ है, a ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है इसका। ऐसे ही करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18, चलो फटाफट इसे भी खत्म करते हैं। क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे एक एक्सपेरिमेंट में, अगर साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब अलग अलग बार
थ्रो किया है, फेंका हुआ है 3 डाइस को, 3 डाइस को। एक डाइस में 6 नंबर होते हैं। डाइस का मतलब है वही लूडो गोटी खेलने वाला छक्का जिसमें 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, वही। एक डाइस में 6 नंबर होंगे, दूसरे में भी 6 होंगे, तीसरे में भी 6 होंगे और तीनों को साथ फेंका जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई, जो कि आता है 6 6 जा 36 और 36 में फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो 6 6 जा 36, 3 कॉमन और 3 18 और ये 9 21, 216, 216 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगर 4 का पूछा होता तो मैं यहाँ 6 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेता, 5 का पूछा होता तो 5 टाइम, अगर 2 टाइम पूछा होता तो मैं 2 टाइम का मल्टीप्लाई कर लेता, सिर्फ 36 आंसर होता। क्योंकि मैं ऐसे 3 डाइस को बोला है इसलिए 3 बार करना पड़ा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। अच्छा 19 में जैसा कि मैंने इंस्ट्रक्शन पार्ट में आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो होंगे वो असर्शन रीजनिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, तो सबसे पहले तो ये इनके जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन इनको रीड करना बहुत जरूरी है। ऑप्शन है क्या, देखो ऑप्शन नंबर 1 कब सही होगा, अगर असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू हो, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो, बट रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब रीजन जो आर है वो असर्शन को अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहा हो, तो इस केस में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बी कब होगा, असर्शन ए रीजन आर ट्रू, अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो जैसा कि यहां भी था, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन जो है असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हो, ठीक इसका उल्टा है, दोनों सही है बट आर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसमें दोनों सही है और इसमें देखो असर्शन और रीजन दोनों सही है और आर इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, असर्शन और रीजन दोनों सही है बट आर क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। थर्ड वाला कब सही होगा, जब असर्शन इज ट्रू, असर्शन ट्रू हो, रीजन क्या हो, फॉल्स हो, तो उस केस में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डी वाला कब होगा, अगर असर्शन ए फॉल्स हो बट रीजन आर जो है ट्रू हो, रीजन ट्रू हो, तो इस केस में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये एक दूसरे के उल्टा है। चलो तो नंबर 19 करते हैं। 19 देखो, 19 और साथ के साथ 20 भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है, 19 में बोला है द प्राइम नंबर्स, असर्शन है द प्राइम नंबर्स विच डिवाइड 36 also डिवाइड 6, कोई प्राइम नंबर अगर 36 को डिवाइड करते हैं तो वो 6 को भी डिवाइड करेंगे। जैसे अगर इसके मैं फैक्टर निकाल लूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तभी तो इसके प्राइम नंबर निकलेंगे। तो 9 4 जा होता है तो 2 × 2 4 हो गया और ये हो गया 3 × 3 36, 9 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36 हो गया। ऐसे अगर 6 के में निकाल लूं तो ये 2 × 3 हो गया। अब प्राइम नंबर किस में, इतने इसमें एक और एक दो, दो प्राइम नंबर है, ठीक है 2 और 3, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके दो फैक्टर हो रहे हैं और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको हम कंपोजिट बोलते हैं। जैसे इसके फैक्टर क्या है, एक तो 2 है और एक तो 1 है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। देखो 2 36 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 36 को भी डिवाइड कर रहा है और यही 2 6 को भी कर रहा है और 3 6 को भी कर रहा है, मतलब असर्शन तो अपना क्या है, ट्रू है, असर्शन तो अपना ट्रू है। रीजन क्या बोल रहा है, एनी नंबर विच डिवाइड्स पी स्क्वायर, अगर कोई नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो पी को भी डिवाइड करेगा, वो पी को भी डिवाइड करेगा। क्या ये सही है, क्या ये सही है, तो यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये हो जाएगा गलत, ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। तो असर्शन ट्रू हो रीजन फॉल्स हो, उस केस में क्या होता है, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 19 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। नंबर 20 लास्ट है, असर्शन बोला है ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बिल्कुल सही है, ये तो हमने पढ़ा है ट्रायंगल चैप्टर में ही, इसकी प्रॉपर्टी थी कि जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे वो सारे के सारे सिमिलर भी होंगे, ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सिमिलर भी होंगे। रीजन क्या बोल रहा है, इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स 1:1, बिल्कुल ट्रू है, तो रीजन भी ट्रू, असर्शन भी ट्रू, ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों ट्रू हो तो, दोनों ट्रू हो तो असर्शन फॉल्स नहीं,
दोनों ट्रू हों, दोनों ट्रू, बोथ असर्शन और ये दोनों ट्रू हैं और आर अच्छे से डिस्क्राइब भी कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहां तक करके हमने अपने पूरे के पूरे 20 मार्क्स कर लिए हैं पक्के सेक्शन ए वाले। आगे हम करेंगे सेक्शन बी, जिसमें हम अपने 10 मार्क्स और पक्के कर लेंगे। ठीक है, अगर यहां तक वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।